नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एजुकेशन में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। ये दोस्तों, राष्ट्रपति का जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, ये उसका दूसरा भाग है। पहला भाग अपलोड कर दिया है हमने, आप उसको जाके हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति चैप्टर क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसी वजह से सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। तो इसी वजह से ये वीडियो जो है राष्ट्रपति का, ये थोड़ा लंबा बन गया है। ठीक है, तो लंबी वीडियो से घबराए नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हमारा जो ध्यान है वो रहेगा इसकी शक्तियों के ऊपर। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, इनके वीटो अधिकार है, इन सब के ऊपर हमारा जो है चर्चा का केंद्र रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 53 जो है वह राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति का उल्लेख करता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है। ठीक है, तो उनकी शक्ति के संदर्भ में देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में दोस्तों एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति जो भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है वह अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये हमें जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस लाइन से ही ये बात क्लियर हो जाती है कि राष्ट्रपति जो भी शक्तियों का इस्तेमाल अपने करता है वह अपने अधीनस्थ यानी कि उनके लिए जो मंत्री परिषद दिए गए हैं उनके सिफारिश पे ही कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके उस शक्तियों के बारे में। सबसे पहले बात करें हम कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत, तो कार्यपालिका शक्ति में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आता है। दोस्तों, सबसे पहला हमें एक इसमें लाइन ध्यान ये रखना है कि भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वे राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है नियुक्ति संबंधित। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जब बताता है पूरा, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में सिर्फ नियुक्ति का है, नियुक्ति कर दिया प्रधानमंत्री की और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति। ठीक है, इसकी सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, मंत्री परिषद की नियुक्ति भी यही करता है। दोस्तों, एक चीज में ध्यान रखनी है, किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा विभाग सौंपना है ये राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करता, यह प्रधानमंत्री का कार्य है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो कहते हैं एक लिस्ट बना के देते हैं कि किस मंत्री को कौन सा जो है विभाग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लोकसभा में जो सबसे ज्यादा बहुमत वाला दल होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई जाती है और मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से होती है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया क्लियर। उसके बाद और नियुक्तियों में प्रधानमंत्री जो हमारे बहुत बड़े संवैधानिक पद है, कई संवैधानिक पद हैं, जैसे महान न्यायवादी हो गए। ठीक है, महान न्यायवादी। उसके बाद CAG, इनकी नियुक्ति भी की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति। दोस्तों, राज्यपालों से एक बात और जो है हमें याद रखनी है। पिछली वीडियो में दोस्तों एक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे चुनाव का, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि चुनाव में भाग लेने के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भाग लेते हैं। दोस्तों, अभी जो 2 नए और यूटीज हमारे बने हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था की गई है, परंतु अभी वहां पे चुनाव नहीं कराए गए हैं। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। तो इसी वजह से हमने सिर्फ वहां पे 2 नाम लिए थे, दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि कश्मीर में अभी विधानसभा स्थापित तो की जा चुकी है लेकिन उसके ऊपर चुनाव कराने अभी बाकी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग महान्यायवादी, कैग और राज्यपालों की राज्यों के अंदर नियुक्ति। उसके बाद यूटीज में हमारे जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है। प्रशासक जो होते हैं हमारे, जिनमें विधानसभा का जो है व्यवस्था नहीं की गई है विधानसभाओं की, उनमें प्रशासकों की नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो, ठीक है, अन्य जो आयुक्त हो गए उनकी नियुक्ति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, अध्यक्ष। और भी है जैसे यूपीएससी अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हो गए वो, और सदस्य। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखनी है कि राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति तो करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्ति करता है, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का जो इस्तेमाल है वह अपने अधीनस्थों के द्वारा करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी सलाह पर की जाती है। दोस्तों महान्यायवादी है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल भी है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्य पर रहते हैं, लेकिन इन्हें शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते राज्यपालों को। कैग का जहां तक सवाल आता है, कैग की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन उनको उनके पद से हटाना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, ठीक है। ये हमने कैग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैग को उसी विधि से हटाया जाता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है। तो ये नियुक्ति संबंधित था। उसके बाद आता है जानकारी मांगना। दोस्तों देश में क्या चल रहा है, चाहे वो प्रशासनिक संबंधी कार्य हो या विधायी संबंधी, उन सभी मामलों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है कि इस वक्त इन मामलों में देश में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर जो राष्ट्रपति है वो अपने मतलब या फिर कह लीजिए मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही SC ST जो OBC है इनमें आयोगों का गठन करता है, ठीक है। आयोग का गठन करता है, जो जनजाति होते हैं हमारे अनुसूचित जनजाति, इनके लिए जो आयोग बनाया जाता है उसका गठन करता है। और भारत के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, भारत में जब भी जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, SC या ST जो होते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी भारत के क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एक क्षेत्र घोषित करना यह राष्ट्रपति का कार्य है, ठीक है। घोषित करना उस क्षेत्र को, ये कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी कार्यकारी शक्तियों में एक कुछ तरह के कार्य हमने देखे, जैसे पहला हो गया नियुक्ति संबंधी कार्य, ध्यान रखना है। दूसरा हो गया PM प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनकी नियुक्ति करना, वो तो इसी के अंतर्गत चलो आ जाएगा आपका मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। लेकिन इस नियुक्ति में भी दो आपने अलग अलग याद रखने हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और उसके से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, उसके बाद जो बाकी हमारे संवैधानिक पद होते हैं उनकी नियुक्ति का, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर देश में जो चल रहा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री से मांगना, चाहे वो प्रशासनिक संबंधी हो या विधायी संबंधी हो। उसके बाद आयोग का गठन करना, ठीक है। दोस्तों एक और चीज इसमें इसके अंदर आती है, केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य स्थिति के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है। चौथा इसके अंतर्गत आ जाता है क्षेत्र जो घोषित करते हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक क्षेत्र घोषित करना, ठीक है। SC या फिर ST क्षेत्र घोषित करना, भारत के किसी क्षेत्र को, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, इन्हें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है।
इसे आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम अगली इसकी शक्तियों के बारे में, जो कि आती है विधायी संबंधी शक्तियां। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है वह विधायिका का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, विधायिका का अंग महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रपति, क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, अभिन्न अंग होता है। ठीक है ना, विधायिका का अभिन्न अंग, क्योंकि कोई भी कानून तब बनता है जब संसद के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाए, संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाए और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे, तभी वह कानून बनेगा। ठीक है, तो ये अभिन्न अंग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के अंदर लोकसभा को विघटित करना, या लोकसभा को स्थगित करना या लोकसभा का अधिवेशन बुलाना। ठीक है, ये सभी कार्य, और लोकसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाना। ठीक है, अधिवेशन मतलब बैठक, लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाना। दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, इसे याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन जब संसद के दोनों सदनों के बीच में किसी भी बिल को लेकर के, प्रस्ताव को लेकर के बहस हो, या फिर दोनों के जो विचार हैं वो आपस में नहीं मिलते हो, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं। पहला, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा, जब भी नई लोकसभा सरकार अपनी सत्ता में आती है, नई लोकसभा चुनाव के बाद आती है, तब जो भी प्रथम वर्ष में इनका जो सत्र होता है, उस सत्र को, प्रथम सत्र को संबोधित करना। ठीक है, संबोधित करना। ठीक है दोस्तों, ये जो भी नए चुनाव होते हैं उसका जो पहला सत्र होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा का, उसके प्रथम सत्र को संबोधित करना राष्ट्रपति का इसमें दायित्व होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा राज्यसभा में जो 12 लोग अलग अलग जगहों से मनोनीत किए जाते हैं, चाहे वो कला है, समाज सेवा है, ठीक है, इन जगहों से जो भी लोग, उनके जो प्रख्यात लोग होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है। तो 12 लोग राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो मनोनीत। दोस्तों, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय पहले मनोनीत किए जाते थे, वो अब उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब जो है 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत नहीं करता। ये राज्यसभा का है, 12 व्यक्ति राज्यसभा में, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद कई कानून ऐसे होते हैं, 5वां पॉइंट आएगा, कई कानून ऐसे होते हैं जिसको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है, राष्ट्रपति की आज्ञा लेना आवश्यक है। ठीक है, पहले आज्ञा लेना आवश्यक है, उसमें पेश करने से पहले। ठीक है, पहले आज्ञा लेना, राष्ट्रपति की अनुमति लेना। तो उनमें कौन कौन से मामले आते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, किसी भी संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, तो इनके प्रस्ताव के लिए पहले आ जाता है, या फिर धन विधेयक है आपका, ठीक है, धन विधेयक हो गया, या फिर जो निधि होती है आकस्मिक निधि, उससे संबंधित आकस्मिक निधि। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको संसद में पेश करने से पहले इनके ऊपर राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है, उसके बाद ही ये पेश किए जाते हैं संसद में। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों क्या होता है, छठा पॉइंट इसमें याद रख सकते हैं, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं, मंजूरी के लिए भेजा जाता है उसको, तब राष्ट्रपति के पास कौन कौन से इसमें अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति या तो उसके ऊपर अपनी सहमति दे देगा, ठीक है, या तो सहमति दे देगा, या फिर उसे अपने पास सुरक्षित रख लेगा, या फिर संसद की पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। ठीक है, इसके दोस्तों राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है, इसे वीटो कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसको लेकर के राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसको लेकर के अभिन्न अंग होते हैं। ये विधायी जो होते हैं, विधायिका के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, 12 सदस्य राज्यसभा मनोनीत करते हैं अपनी तरफ से, और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे धन विधेयक है या आकस्मिक निधि संबंधित कोई है, ठीक है, या फिर संविधान संशोधन प्रक्रिया है, उसके लिए पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है उसके बाद, या फिर राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो यहाँ पे राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी होगी। उसके बाद कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं उस पर अपनी सहमति देना, उसको सुरक्षित अपने पास रख लेना या पुनर्विचार के लिए लौटा देना। तो दोस्तों ये था इसकी राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियां। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। ठीक है, वित्तीय शक्तियों के बारे में नंबर 1 हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति के अंडर अभी हमने बात की थी आकस्मिक निधि। अगर आकस्मिक निधि से किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन होना है, क्योंकि ये आपात स्थिति के लिए वैसे इस्तेमाल की जाती है आकस्मिक निधि, तो राष्ट्रपति की परमिशन लेना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग, इसका गठन क्यों किया जाता है? केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के या कर के विभाजन को जो है पूर्णतः उसका विश्लेषण करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना कि केंद्र और राज्यों के बीच में कितना इसका राजस्व का बंटवारा है या कितना कहाँ जो है कर गया है। इन सब के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसके अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद धन विधेयक जब भी लोकसभा में पेश किया जाता है, धन विधेयक जब भी पेश किया जाएगा संसद में, तब पहले राष्ट्रपति की उस पर मंजूरी लेनी होगी। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, पहले राष्ट्रपति की मंजूरी उस पर लेनी होगी। ठीक है, तो वित्तीय संबंधी राष्ट्रपति के पास ये कुछ शक्तियां थी। आकस्मिक निधि, वित्त आयोग का गठन, और उसके बाद जो भी वित्त विधेयक, धन विधेयक जो लाया जाएगा वह राष्ट्रपति की मंजूरी से लाया जाएगा। ठीक है ना, और राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति के पास वो धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर अपना वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते और उन्हें इसको मंजूरी देनी ही होगी। ठीक है, उसके बाद आता है न्यायिक शक्ति के बारे में। दोस्तों, न्याय शक्ति से संबंधित अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति के पास कई शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति। उसके बाद अगर राष्ट्रपति को किसी भी कानून के संदर्भ में या किसी भी ऐसे मामले के ऊपर जिसमें कि कानूनी सलाह जरूरी है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जजों से सलाह ले सकता है। लेकिन तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, वे सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह ले सकते हैं परंतु उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, वह सलाह ले सकते हैं परंतु
बाध्य नहीं है उस सलाह को मानने के लिए। ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, चाहे उस व्यक्ति को सैन्य न्यायालय ने सजा दी हो या नॉर्मल जो हमारे न्यायालय है उन्होंने सजा दी हो, राष्ट्रपति उनकी सजा का जो है प्रारूप बदल सकते हैं। प्रारूप बदलना मतलब जैसे किसी को कोई ज्यादा बड़ी सजा मिली है, फांसी की सजा है, तो उसका प्रारूप बदला जा सकता है। जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। ठीक है। या फिर क्षमादान की शक्ति हो गई। क्षमादान की शक्ति हो गई। राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड को पूर्णतः रोक सकते हैं और उनके इस फैसले को किसी भी प्रकार जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि राष्ट्रपति इस पर जो है किसी के द्वारा पूछे जाने पर जवाब देना जरूरी नहीं समझते। वो अगर चाहे तो जवाब नहीं दे सकते। ठीक है ना। क्षमादान की शक्ति यानी कि पूर्णतः क्षमादान कर देना, कोई उसके बाद पूरी तरीके से छूट दे देना, यानी कि छोड़ दिया गया पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड जैसे अगर दी गई है तो पूर्णतः समाप्त कर देना मृत्युदंड। ठीक है। उसके बाद सजा को कम करना। ठीक है। अगर किसी को मान लीजिए 10 साल की सजा हुई है, कठोर कारावास हुआ है, तो उसे 5 साल में बदल देना। ठीक है। तो इस प्रकार की राष्ट्रपति की ये शक्तियां जो होती हैं, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां आ जाती हैं। ठीक है ना। इन्हें दोस्तों याद करते रहना है साथ साथ में। उसके बाद अगला आ जाता है कूटनीतिक शक्तियां। दोस्तों राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो भी संधि की जाती है वे राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक है। तो जो भी संधियां की जाती हैं वे राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। ठीक है। कूटनीतिक शक्तियों में ज्यादा शक्तियों का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। पहला सभी संधियां इसके नाम पर की जाती हैं। उसके बाद भारतीय जो होते हैं, भारतीयों को दूसरे देशों में राजदूतों के रूप में जो नियुक्त किया जाता है, ठीक है, उन राजदूतों एवं जो एक राष्ट्रमंडल देश है, राष्ट्रमंडल देश किन्हें कहा जाता है दोस्तों? जो ब्रिटिश कालीन वक्त में जिन देशों के ऊपर ब्रिटिश का राज था, तो इस वक्त में उन सभी का मतलब मिला हुआ रूप जो है, उन देशों को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो उन देशों में राजदूतों को ही एक तरीके से मान लीजिए आप उच्चायुक्त कहा जाता है। ठीक है, उच्चायुक्त। ठीक है, तो उच्चायुक्तों की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे हम लोग कूटनीति के बाद सैनिक शक्ति की, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि हमारी तीनों सेनाओं के जो सेनापति हैं, तीनों सेनाओं के सेनापति या फिर अध्यक्ष जिसे कहते हैं, वे राष्ट्रपति होते हैं। यानी राष्ट्रपति की बिना मंजूरी के सेना आप कह लीजिए कि 1 इंच नहीं हिलेगी। ठीक है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति किसी भी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। या फिर उसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। कोई भी युद्ध शुरू हुआ है या समाप्त हुआ है, ये राष्ट्रपति उसके ऊपर बता सकते हैं। ठीक है। ये घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद आपातकालीन शक्ति। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल दिए गए हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो। उसके बाद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है। ये 3 तरह के आपातकाल जो है राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं।
सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 352 की, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए 3 स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति बाहरी आक्रमण। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पहली स्थिति है बाहरी आक्रमण, किसी भी देश के द्वारा आक्रमण किए जाने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी स्थिति है भारत अगर किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए। ठीक है, शब्दों पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये लिखा गया है इसके तहत कि भारत अगर किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए, किसी देश पर आक्रमण कर दे ऐसा नहीं है, किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए तो लगाया जा सकता है। और तीसरा आ जाता है सशस्त्र विद्रोह होने पर। ठीक है, 3 तरह में आपातकाल लगाया जा सकता है और ये भारत के किसी एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कि मंत्रिपरिषद के बोलने के बाद ही राष्ट्रपति लगाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमने। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सबसे पहले लगाया गया था 1961 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ था। फिर लगाया गया था 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त, और फिर 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन तो काफी बार लगाया जा चुका है। पंजाब में सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में लगाया जाता है और कब लगाया जाता है, जब उस राज्य में संवैधानिक विफलता रहे, संविधान विफल हो जाए। ठीक है, संवैधानिक शासन की विफलता हो जाए, तब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात न माने। ठीक है ना, अनुच्छेद 356 यहाँ दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 365 भी इसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित किया गया है, क्योंकि 365 में ये कहा गया है कि केंद्र राज्य को कोई काम करने के लिए कह सकता है, और अगर ऐसे में राज्य मना कर दे तो वो संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है। ठीक है ना, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ पे हमें याद रखना दोस्तों, सबसे लंबे वक्त तक पंजाब में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, और पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ लगाया गया था तो उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो हमारा देश इस मामले में काफी अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है ना, तो वित्तीय आपातकाल इस वक्त हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाया गया। वित्तीय आपातकाल में ये भी प्रावधान किया जाता है, अगर वित्तीय आपातकाल लगाया जाए तो उस वक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भी जो वेतन है उस वेतन में कटौती की जा सकती है। ठीक है, तो इन 3 तरह के आपातकालों का प्रावधान किया गया है, 352, 356 और 360। तो इन्हें याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग वीटो के बारे में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को 3 तरह के वीटो प्राप्त होते हैं। सबसे पहला अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक ठीक है, उसके बाद निलंबनकारी वीटो, और तीसरा आता है पॉकेट वीटो। ठीक है, ये याद रखना है हमें। ये 3 तरह के वीटो है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, जब भी कोई बिल है या कोई प्रस्ताव है राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए आता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, आपको पता होगा। पहला, या तो राष्ट्रपति उसे अपने पास सुरक्षित रख ले। ठीक है, सुरक्षित रखना। उसके बाद दूसरा है, या तो उसे संसद के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे, निलंबनकारी वीटो के तहत उसको वापस लौटा देंगे। लेकिन अगर तो क्या होता है आपको बता देते हैं खुल के। अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास कुछ समय के लिए रख लेता है सुरक्षित। उसके बाद वो जो बिल है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। किन केसेस में राष्ट्रपति इस वीटो का इस्तेमाल करता है? पहला, या तो कोई गैर सरकारी सदस्य जो होगा संसद का, ठीक है, जो कोई सदस्य मंत्री ना हो, वो अगर इस विधेयक को लाए संसद में और पारित करा के राष्ट्रपति के पास भेज दे, तब राष्ट्रपति इस वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे केस में क्या होता है, तो मान लीजिए किसी मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को पारित करके यहाँ भेज दिया राष्ट्रपति के पास, और भेजने के बाद ही वह मंत्री जो परिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है, वह लोकसभा विघटित हो जाए,
ठीक है। और उसकी जगह जो नई लोकसभा आएगी, वह लोकसभा आने के बाद राष्ट्रपति से कह दे कि जो भेजा गया है बिल, उसको आप उस पर अपनी सहमति मत दो, तो राष्ट्रपति उसे खारिज कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो ये अक्रांतिक वीटो होता है। निलंबनकारी वीटो, जब संसद कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजे और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे, लेकिन सिर्फ धन विधेयक को छोड़ के, ये में ध्यान रखना है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, उसे सिर्फ अपने पास रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जो भी है, लेकिन फिर पास करना ही करना है, ठीक है। निलंबनकारी वीटो में पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देते हैं, लेकिन अगर संसद उसमें कोई संशोधन करके या बिना संशोधन के उसे भेज दे, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देना ही होगा, राष्ट्रपति बाध्य है इसके लिए, ठीक है। तो ये निलंबनकारी वीटो है। निलंबनकारी वीटो को निरस्त भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया, दोबारा से अगर संसद संशोधन किया बिना संशोधन के भेज दे, अगर दोबारा से राष्ट्रपति के पास वो साधारण बहुमत से, तो राष्ट्रपति को उस पर अपने सहमति देनी होगी। ये निलंबनकारी वीटो यहाँ पे निरस्त हो जाएगा। तीसरा था पॉकेट वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो मंजूरी देगा, ना अस्वीकृति प्रदान करेगा, न वापस भेजेगा पुनर्विचार के लिए। इसमें राष्ट्रपति उसको अपने पास लंबे वक्त के लिए रख लेगा। इसमें क्या है दोस्तों, क्योंकि संविधान में कोई यह समय अवधि निश्चित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति कितने वक्त में जो है इसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, कोई समय अवधि राष्ट्रपति के लिए नहीं दी गई है, तो वह लंबे वक्त के लिए इसको इस पॉकेट के माध्यम से, इस पॉकेट वीटो के माध्यम से उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है ना, काफी लंबे वक्त तक, कई साल भी लग जाते हैं कई बार तो, ठीक है। तो ये 3 तरह के वीटो यहाँ पे बताए गए हैं दोस्तों। इस वीटो के बाद एक हमारा आता है राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति। ये हम लोग देख लेते हैं। स्वविवेक में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि जब लोकसभा में ज्यादा बहुमत का दल आए, तो राष्ट्रपति उसके नेता को प्रधानमंत्री के लिए जो है वह बुलाता है, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि लोकसभा में जो भी, अगर मान लीजिए किसी भी दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता है, जितना भी जीत के लिए दिया गया बहुमत अगर वो हासिल नहीं होता है, तब ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर आधारित है कि वह जिस दल को चाहता है, सबसे बड़े दल को या तो वो आमंत्रित कर सकता है, ठीक है, सबसे बड़े दल को, और अगर वो चाहे तो किसी छोटे दल को भी आमंत्रित कर सकता है। यहाँ में ये ध्यान रखना है, सबसे छोटा दल भी अगर कोई है, लेकिन अगर वो गठबंधन से सरकार बनाना चाहता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इनका गठबंधन सही है, यह देश के लिए सही रहेगा, तो राष्ट्रपति इसको भी आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है ना, गठबंधन के लिए भी, ठीक है। तो ये सारी शक्तियां थी राष्ट्रपति की। उसके बाद वीटो है और स्वविवेक की शक्ति जो है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को देखना है और भी चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं, जैसे अध्यादेश की शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत, जो कि हमारी विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद वित्त आयोग का गठन है, जो कि हमने बात किया, वित्तीय शक्तियों के तहत आता है, ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत। ये सारी चीजें होती हैं छोटी मोटी जो हमें याद रखनी होती है। आकस्मिक निधि है 267 के तहत, ठीक है ना। तो इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी होते हैं ऐसे, जिनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जो जो बताया गया दोस्तों उसे पढ़िए, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, आगे भी आपके काफी काम आ सकता है एग्जाम में भी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा राष्ट्रपति का यहाँ पे जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी इसे जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।